नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। चलिए इसे समझते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसे अधिकतर सोशियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने स्टडीज़ में, अपने रिसर्च में, सोसाइटी को समझने में, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझने में। तो सबसे पहले सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट सी राइट मिल्स ने हमें दिया था। सी राइट मिल्स एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह जो प्राइवेट इश्यूज़ हैं या प्राइवेट ट्रबल हैं या जो इंडिविजुअल के ट्रबल हैं वो वाइडर सोसाइटी की प्रॉब्लम से या ट्रबल से कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए उदाहरण के लिए हम मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मान लीजिए किसी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है और वहाँ के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, जॉब ढूंढने के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? बेसिकली इसका कारण है कि उस देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना कैपेबल नहीं है कि वो ऐसे हार्ड वर्किंग लोगों को, ऐसे स्किलफुल लोगों को, ऐसे ऐसे मेहनती लोगों को जॉब नहीं दे पा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे कई बार हम लोग एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम मान लेते हैं, वो वास्तव में एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं होती है। वो एक 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 सोसाइटल प्रॉब्लम होती है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। क्या आपकी इकोनॉमी इतनी काबिल है कि वो आपको रोज़गार दे पा रही है? क्या वो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे पा रही है? यदि ऐसा नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको जॉब मिलने में दिक्कत होगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। कई बार देखा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस या इस ऐसी ही दूसरी जो बीमारियां हैं उन्हें हम मान लेते हैं कि ये किसी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है या ये पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं टीबी को हम कनेक्ट कर पाते हैं इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज से, पुअर लिविंग कंडीशन से या पॉवर्टी से, है ना। तो ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर सोसाइटल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। पहली डेफिनेशन है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज द कैपेसिटी टू सी हाउ पर्सनल ट्रबल्स आर शेप्ड बाय लार्जर सोशल फोर्सेस एंड हाउ पब्लिक इश्यूज आर कनेक्टेड टू प्राइवेट ट्रबल्स। तो ये डेफिनेशन लगभग वही कह रही है जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अनएम्प्लॉयमेंट वाले इशू में या फिर ट्यूबरकुलोसिस वाले इशू में। वही चीज़ ये डेफिनेशन दोहरा रही है। एक और डेफिनेशन है पीटर बर्जर की, काफ़ी सिंप्लीफाइड है, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमारे माइंड की वो क्वालिटी है जो एक कनेक्शन बिल्ड करती है कि इंडिविजुअल की लाइफ में क्या चल रहा है और लार्जर सोसाइटी में क्या चल रहा है, और वो दोनों इंडिविजुअल की लाइफ और लार्जर सोसाइटी में जो हो रहा है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो पीटर बर्जर कहते हैं कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज द क्वालिटी ऑफ माइंड दैट इनेबल्स अ पर्सन टू सी द कनेक्शन बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग इन देयर इंडिविजुअल लाइफ एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द लार्जर सोसाइटी। Now, what is the importance of sociological imagination in shaping policies in India? मतलब सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सरकार किसी भी देश की कैसे पॉलिसीज़ ला सकती है, कैसे लॉज ला सकती है जिससे कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो और लार्जर प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो, ये लार्जर सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो। जैसे कि दोनों हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं।
तो जब हम लार्जर सोसाइटल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, है ना। जैसे अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करे, इकोनॉमी को मजबूत करे, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करे, स्किलफुल एजुकेशन दे, वोकेशनल एजुकेशन दे, प्रोफेशनल एजुकेशन दे, है ना, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, एक ऐसा ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम बने तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगी देश में। तो वैसे हम देखते हैं कि कैसे कैसे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ओवरऑल पॉलिसी डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, इसमें पहला हम देख सकते हैं चाइल्ड लेबर का उदाहरण। अमूमन माना जाता है कि जो चाइल्ड लेबर है वो एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है या ज़्यादा से ज़्यादा एक वो फैमिली की प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के चश्मे से देखते हैं तो हमें साफ साफ नज़र आता है कि चाइल्ड लेबर कहीं भी एक इंडिविजुअल या फैमिली प्रॉब्लम नहीं है। ये इकोनॉमी की ख़राब स्थिति से जुड़ा हुआ है, ये पॉवर्टी से जुड़ा हुआ है, ये लैक ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है। तो लार्जर सोसाइटल इश्यूज़ को जब तक हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में काफ़ी सोचा, विचार किया और इसके बाद वो कई रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़, एक्ट्स लेके आई। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है 1986 का, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम 18 साल या उससे कम के बच्चों को हज़ार्डस ऑक्यूपेशंस में या ऐसे काम जिसमें बच्चों को नुकसान हो सकता है, उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है, उनमें हम उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है 2009 में, जिसे RTE एक्ट भी कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस एक्ट के अंदर ये माना गया है कि एजुकेशन बच्चों का फंडामेंटल राइट है और 6 से 14 साल के बच्चों को नेसेसरीली गवर्नमेंट को एजुकेशन देनी होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिससे कि बच्चे चाइल्ड लेबर जैसी परिस्थितियों में न फंस सकें और वो एजुकेशन ले सकें। दूसरा उदाहरण है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। देखा गया है कि इंडिया में ही क्यों पूरे वर्ल्ड वाइड मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर फेसिंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, अनइक्वल पे, वायलेंस एट वर्क प्लेस। तो कहीं से भी देखा जाए तो ये सारी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन फेस करती हैं, ये प्राइवेट प्रॉब्लम उनकी नहीं है, ये असल में एक पब्लिक प्रॉब्लम है। और ये पब्लिक प्रॉब्लम को अगर हम सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के चश्मे से देखें तो हमें नज़र आता है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में और दूसरे कई देशों में ये शेप होता है वहाँ उस देश के कल्चरल नॉर्म से, उस देश के पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर से और बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर से जो महिलाओं को लिमिटेड एक्सेस देते हैं एम्प्लॉयमेंट की या पब्लिक स्फेयर में जाने की, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती हैं, मजबूत नहीं हो पाती हैं और कई बार जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को उन्हें फेस करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इस तरह के जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई पॉलिसीज़ और लॉ इम्प्लीमेंट किए हैं समय समय पे, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे समाज में कम हों। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द चाइल्ड एजुकेट द चाइल्ड प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का जो मेन एम है वो ये है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके स्टेटस को थोड़ा ऊंचा किया जाए, एजुकेशन के द्वारा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के द्वारा उसको पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उसे एक मजबूती प्रदान की जाए। और इसी से जुड़े हुए और भी कई एक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर लाती रहती है। एक एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट वुमेन्स को
कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस से बचाता है, और इस एक्ट की मदद से वो लीगल रिकोर्स को सीक कर सकती है अगेंस्ट द अब्यूजर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उसके अलावा एक और एक्ट है जो 2013 में आया था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। ये एक्ट वुमेन को बचाता है वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट से, और एम्प्लॉयर्स को ये नेसेसरी करवाता है कि वो वुमेन्स को एक सेफ और हरासमेंट फ्री वर्क एनवायरनमेंट प्रदान। नेक्स्ट एक्ट है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस एक्ट के अकॉर्डिंग दहेज देना और दहेज देना दोनों ही प्रोहिबिट है, दोनों ही निषेध हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया में दहेज एक बड़ी प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिलता है। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस और फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये एक्ट कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स को रोकने में हमारी थोड़ी मदद करता है। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये एक्ट हिंदू वुमेन को इक्वल राइट देता है पिता की प्रॉपर्टी में। जैसा हम सब लोग जानते हैं, इंडियन सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है। तो इस समाज में ये एक कस्टम है कि पिता की प्रॉपर्टी उनके बाद केवल उसके पुत्रों को मिलती है, लेकिन ये एक्ट ये डिफाइन करता है कि पिता के बाद उनकी प्रॉपर्टी पुत्रों और पुत्रियों दोनों में ही बराबर रूप से बांटी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। दिस एक्ट अलाउज वुमेन टू हैव अ सेफ एंड लीगल अबॉर्शन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो 1971 का ये एक्ट सेफ और लीगल अबॉर्शन के राइट वुमेन को प्रदान करता है। अगला उदाहरण है पॉवर्टी का। पॉवर्टी को हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है या सोसाइटल प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इंडिया की हम जानते हैं कि एक लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी पॉवर्टी फेस करती है। उनके पास एक्सेस नहीं है बेसिक नेसेसिटीज़ का, जैसे फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें ये समझने में मदद देता है कि पॉवर्टी कैसे एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है और कैसे ये एक लार्जर सोसाइटल इशू से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़, समाज का स्ट्रक्चर, हमारे कल्चरल नॉर्म्स, इनसे कैसे जुड़ा हुआ है। ये अंडरस्टैंड करने में या इसे समझने में, इसके लिए रिसर्च करने में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें मदद देता है। ठीक है। तो जैसे कि हम समझ पाए हैं कि पॉवर्टी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ी लार्जर सोशल प्रॉब्लम है। तो इसी के मद्देनज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर कई पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लेके आई है। उन्हीं में एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी 2005 में, जिसे MG नरेगा नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट गारंटी देता है विलेजेस में 100 दिन के गारंटी शुदा रोजगार के लिए। ठीक है। यानी हर परिवार से एक व्यक्ति को साल में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में जो गरीबी की प्रॉब्लम है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। मनरेगा से ही मिलती जुलती और भी कई प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर लेती आई है, जिसके द्वारा पॉवर्टी एलिविएशन करने का प्रयत्न किया गया है, लोगों के स्किल डेवलपमेंट करने का प्रयत्न किया गया है, उनको माइक्रो फाइनेंस देने का प्रयत्न किया गया है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ देने का प्रयत्न किया गया है, या उनको फूड सब्सिडाइज रेट पर प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। तो ओवरऑल जो प्लानिंग है वो ये है कि गरीबी को कैसे ब्रॉडर लेवल पर कम किया जाए। तो
ये ऐसे ही कुछ प्रोग्राम हैं जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या मिड डे मील एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आशा है दोस्तों आप समझ पाए होंगे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट को, समझ पाए होंगे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की इम्पोर्टेंस को, कैसे ये पॉलिसी डेवलपमेंट में सोशोलॉजिस्ट को काम करने में मदद करता है और कैसे समाज की बेहतरी के लिए एक अच्छा टूल हो सकता है। थैंक यू। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।